गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है री एंट्री ऑफ अपर स्टेज ऑफ PSLV C37। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल री एंट्री ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C37 का अपर स्टेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब याद रहे कि PSLV C37 फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था और जो है लगभग 8 साल के बाद जो है इसका जो अपर स्टेज है वो अर्थ में हम वापस लाए हैं ताकि स्पेस डेब्री जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसरो का ये मिशन भी है कि बाय 2030 डेब्री फ्री स्पेस मिशन जो है इसरो जो है उस गोल को अचीव कर लेगा। तो अब हम समझते हैं स्पेस डेब्री होता क्या है। स्पेस डेब्री का मतलब होता है कि जो डिफंक्ट या फिर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में, जैसे कि नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस या कोई भी फ्रैगमेंट्स जो सैटेलाइट के कोलिजन्स से भी बने हैं या फिर सैटेलाइट के भी जो लेफ़्ट ओवर्स हैं उनको जो जब वो स्पेस में घूमते रहते हैं तो वो एक थ्रेट बना देते हैं बाकी ऑपरेशनल स्पेस क्राफ्ट्स के ऊपर, सैटेलाइट्स या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अगेंस्ट भी। ठीक है, इवन छोटे से छोटी जो डेब्री है वो भी सिवियर डैमेज कर सकती है सैटेलाइट्स को और स्पेस स्टेशंस को, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है और इंक्रीज़ हो जाती है उससे डेब्री। क्योंकि उससे और ज़्यादा कोलिजन्स होने लगते हैं, धीरे धीरे चेन रिएक्शन बनने लगता है। तो ट्रैक करके रिमूव करना डेब्री को, उसके लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो इसरो की जो स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग वर्ल्ड ने 2533 ऑब्जेक्ट्स स्पेस में जो है लॉन्च किए 179 लॉन्चेस के अंदर 2022 में। तो करंटली अभी तक कोई भी इंटरनेशनल स्पेस लॉ नहीं है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के जो डेब्री है उसको जो है वो रेगुलेट करता हो। तो मोस्ट जो स्पेस एक्सप्लोरिंग नेशंस हैं वो स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस 2002 को फॉलो करते हैं। और वो बनाई किसने है? IADC ने, मतलब इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, जो कि एक ग्लोबल फोरम है जो कोऑर्डिनेट करता है मिटिगेट करने के लिए स्पेस डेब्री को। और एक यूनाइटेड नेशंस कमेटी भी है पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस की, जो स्पेस डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस बताती है कि क्या होनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो रेगुलेट करती है सैटेलाइट ऑर्बिटल स्लॉट्स को ताकि ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट किया जा सके। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? इंडिया में जो है इसरो, उन्होंने अचीव करने को कहा है कि वो डेब्री फ्री स्पेस इन्वायरमेंट अचीव करना चाहते हैं 2030 तक। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस को भी फॉलो करती है ताकि पोस्ट मिशन ऑर्बिटल लाइफ जो है उसको 25 ईयर्स मैक्सिमम किया जा सके। और स्पेस डेब्री को मॉनिटर करना, ऑर्बिटल डिक्रे को मॉनिटर करना, उसके लिए इसरो का सिस्टम है फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब जो ये C37 वापस आया है, ये अक्टूबर 6 को अपर स्टेज जो है वापस आई है और एक्चुअली में इसको लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2017 में। ठीक है, तो ये PSLV C37 104 सैटेलाइट्स लेकर गया था और इसके ऑर्बिट को जो है वो क्लोजली मॉनिटर करता रहा इसरो भी और US का स्पेस कमांड भी। इस री एंट्री की वजह से जो है हमने पूरी इंटरनेशनल डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस को फॉलो किया है और इसरो अब फर्दर काम कर रहा है कि जो ये जिसमें 8 साल लगे इसको 5 साल के अंदर अंदर कैसे हम वापस ला सकते हैं रॉकेट स्टेजेस को, ताकि फ्यूचर मिशंस में हम उसको कंट्रोल्ड री एंट्री कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया AI मिशन। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो AI मिशन जो है इंडिया का, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कुछ गाइडलाइंस या फिर प्रोविजंस को रिलैक्स किया है ताकि कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो हमने प्रोक्योर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस के लिए वो की जा सके। ठीक है, तो इंडिया AI मिशन पहले तो समझते हैं। उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर दैन 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे और फाउंडेशनल मॉडल्स बनाकर देंगे जो कि डेटा सेट्स पर ट्रेंड होंगे मेजर इंडियन लैंग्वेजेस के, जैसे कि आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स में फिर वो हेल्पफुल रहेंगे, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस। और AI क्यूरेशन यूनिट्स जो हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा 50 लाइन मिनिस्ट्रीज़ में और AI मार्केट प्लेस में, ताकि वो ऑफ़र कर सके AI एज अ सर्विस। जो इम्प्लीमेंटेशन होगी AI कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो होगी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें 50% वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जाएगी। तो अगर हम 7 की फीचर्स देखें इंडिया AI मिशन के, तो पहला तो यही है हाई एंड स्केलेबल AI कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बनाना। फिर लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाना। ठीक है, इंडिजिनस
और स्ट्रीमलाइन करना एक्सेस टू क्वालिटी नॉन पर्सनल डेटा सेट्स, प्रमोट करना एआई एप्लीकेशंस क्रिटिकल सेक्टर्स में, मिटिगेट करना बैरियर्स जो कि एआई प्रोग्राम्स में के एंट्री में लग रहे हैं, फिर कंसेप्चुअलाइज करना, सपोर्ट और एक्सेलरेट करना डीप टेक एआई स्टार्टअप्स को, इनेबल करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो 7 की फीचर्स हैं एआई मिशन के। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के एआई मिशन की? ताकि सिग्निफिकेंस ये है कि मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया के अंदर ये काम करेगा, एलिवेट करेगा इंडिया के ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस को, ड्राइव फॉरवर्ड करेगा क्रिएटिविटी को, इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को, सेफ गार्ड करेगा इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी को, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा? तो जो एनुअल टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कम कर दिया गया है। एक्सपीरियंस का भी क्राइटेरिया जो है वो अब मेंशन किया गया है कि जो कंपनीज़ जो अप्लाई करेंगी उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए एआई सर्विसेज का। बिडर्स को जो है क्लाउड सर्विसेज के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक लोकल सप्लायर्स से ही सोर्सिंग करनी होगी। जितनी भी एआई सर्विसेज हैं वो डेटा सेंटर्स विद इन इंडिया से ही जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, डिलीवर की जाएंगी। तो सिग्निफिकेंस यही है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो सकेगी स्मॉलर फर्म्स की हमारे एआई लैंडस्केप में इंडिया के। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रैकोमा। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, और इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बनी है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इस माइलस्टोन को अचीव करने वाली। तो ट्रैकोमा क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अफेक्ट करती है आइज़ को, एक कंटेजियस है ये, और इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जो है ये कॉज करती है, और ये उन कम्युनिटीज़ में पाई जाती है जो पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं। तो बेसिकली एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में चलाया। 2017 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया फ्री फ्रॉम इन्फेक्टिव ट्रैकोमा। नेशनल ट्रैकोमैटस ट्रिकेसिस सर्वे किया गया 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, और उसमें ये पाया गया कि इंडिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। ठीक है, तो सेफ स्ट्रेटजीज़ जो है वो WHO ने जो रिकमेंड की थी उनको फॉलो किया गया। ठीक है, और 17 अदर कंट्रीज़ जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा उनकी भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एशियान। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो इंडिया के स्ट्रेटजिक टाइज साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है वो बढ़ाने के लिए लाओस जा रहे हैं 21st एशियान इंडिया समिट अटेंड करने के लिए। तो एशियान क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, जिनको बैंकॉक थाईलैंड में 1967 में बनाया गया एशियान डिक्लेरेशन जिसके साथ साइन की गई। प्रमोट करेगी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सेक्रेटरीट है। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जो है एशियान का, उसके अंदर एशियान समिट होती है हर साल। फिर एशियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल जो ओवरसी करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियान एग्रीमेंट्स एंड डिसीजंस। एशियान सेक्रेटरीट जो सपोर्ट और फैसिलिटेट करता है एशियान की एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स। फिर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसल्टेशन और कंसेंसस के साथ की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेस ऑब्जर्वेटरी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो मेस ऑब्जर्वेटरी है उसको इनाग्रेट किया गया है हानले लद्दाख में। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप है एशिया का, और ये एशिया का लार्जेस्ट भी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी भी है ये। हानले में ये 4300 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर इसको लोकेटेड है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना इंडिया की जो है कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च जो है उसके लिए ये हेल्प करेगा इंडिया को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा इसको बनाया गया है इंडिजिनसली। ऑब्जर्व करेगा हाई एनर्जी गामा रेज को और कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल एफर्ट्स को जो कि अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स को, जैसे सुपरनोवे, ब्लैक होल्स, गामा रे बर्स्ट्स। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख में भी ये सिग्निफिकेंट रिसर्च जो है साइंटिफिक रिसर्च हमें हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओला इलेक्ट्रिक को एक शो कॉज नोटिस मिला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी से फॉर अलेज्ड वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर एस्टैब्लिश की गई है।
और एम इसका है कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अगर कोई दे रहा है तो उसको जो है वो रोका जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है ये, और एनफोर्स करती है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास, प्रिवेंट करती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंश्योर करती है कि कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो ना जो है वो मेक की जाए किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज में। और CCPA में एक चीफ कमिश्नर होते हैं एज हेड, 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं एज मेंबर्स। CCPA जो है वो इंटरवेंशंस मेक कर सकता है जब भी उसे लगता है कि कंज्यूमर से रिलेटेड डेट्रीमेंटल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन विंग भी है इनके पास पावर्स हैं सुओ मोटो एक्शन लेने की भी, रिकॉल करने की प्रोडक्ट्स को, रीएम्बर्समेंट ऑर्डर करने की भी, कैंसिल करने की लाइसेंसेस को भी, इवन एक्शन सूट्स फाइल करने की भी। तो CCPA जो है वो उनके पास पावर्स हैं ऑर्डर्स को, डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रैक्टिसेस को जो है ऑर्डर पास करने की भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मालाबार। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेवल फ्लीट जो है एक्सरसाइज मालाबार 2024 की वो फ्लैग ऑफ हुई ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम से। एक्सरसाइज मालाबार जो है वो 1992 में शुरू हुई एज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और US नेवी, और एक्सपैंड हुई इनटू अ ट्राइलैटरल फॉर्मेट जब जापान को इंक्लूड कर लिया गया 2015 में। 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसको ज्वाइन किया और ये अब क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन चुका है। हर साल होती है इंडियन ओशन में, और एक साल जो है वो पैसिफिक ओशन में, मतलब ऑल्टरनेटिवली होती है। तो इस बार जो है इसमें जैसे हर साल ही होता है एक्चुअली, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती हैं। इसीलिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मल्टीपर्पज़ फ्रिगेट्स, सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट धौलागिरी। यह टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 रशियन माउंटेनियर्स जो है उनकी लाइफ जो है वो लूज़ हुई जब वो एक्सपीडिशन पर गए थे माउंट धौलागिरी में। तो माउंट धौलागिरी 7th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। 8167 मीटर्स इसकी एलिवेशन है अबव सी लेवल। लोकेटेड है ये नेपाल में, वेस्ट सेंट्रल नेपाल में, और हिमालयन माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। इसको हम 1 ऑफ द 8000 भी कहते हैं, मतलब कि 14 माउंटेन्स ऑन अर्थ जो 8000 मीटर से ज़्यादा है उनमें से ये एक है। इसको संस्कृत धौलागिरी का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में मीनिंग हुआ वाइट माउंटेन, बिकॉज इसकी स्नोई पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। हाईएस्ट माउंटेन है जो कि एंटायरली लोकेटेड विद इन नेपाल है। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग माउंटेन्स है क्लाइंब करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन है और अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस होती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is re-entry of upper stage of PSLV C-37. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has announced the successful re-entry of the Polar Satellite Launch Vehicle 337 and its upper stage into Earth's atmosphere on October 6th. This achievement aligns with the global efforts to reduce space debris, supporting ISRO's goal of achieving debris-free space missions by 2030. So space debris refers to the defunct human-made objects in Earth's orbit, such as non-functional satellites, spent rocket stages, and fragments from satellite collisions. So even the tiny debris can cause severe damage to satellites and space stations due to their high velocities. Okay, so increasing debris can lead to more collisions, creating even more debris and increasing the risk of cascading damage. So this can be basically a chain reaction where one collision can lead to another collision and so on. So the tracking and removal of debris require advanced technology and substantial financial investment. So ISRO Space Situational Assessment Report of 2022 saw that the world placed about 2,500 plus objects in space in 179 launches in 2022, and currently there are no international space laws which pertains to LEO debris. Okay, so the most space exploring nations abide by the space debris mitigation guidelines of 2002, and which are the international institutions involved? That is the IADC, that is a global forum to mitigate space debris. It is the Interagency Space Debris Coordination Committee. Then we have this Outer Space Treaty, or the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, which sets the space debris mitigation guidelines. We also have this International Telecommunication Union, which regulates the satellite orbital slots to prevent overcrowding.
So what are the steps which have been taken by India? ISRO is committed to achieving a debris-free space environment by 2030, and it also follows the international guidelines through its debris mitigation strategy. ISRO also monitors space debris and orbital decay so as to ensure compliance with mitigation guidelines through the ISRO system for safe and sustainable space operations management. So PSLV C-37, which was launched in February 2017, has re-entered Earth's atmosphere after 8 years. It actually carried 104 satellites during that period, and its orbit was closely monitored by ISRO and US Space Command. So this re-entry has followed all international debris mitigation guidelines. ISRO is now working to further reduce the orbital lifetime of rocket stages to 5 years from the current 8 years that were taken for PSLV C-37. Okay. So the next topic is India AI mission. This topic is important for your science and tech section. So under the ambitious AI mission, Ministry of Electronics has relaxed some provisions so as to procure computing capacity for artificial intelligence solutions. Okay. So what is India AI mission? So it aims to establish a computing capacity of more than 10,000 graphic processing units. It also aims to help develop foundational models trained on data sets for covering major Indian languages for priority sectors like healthcare, agriculture and governance. So AI curation units will also be developed in 50 line ministries, and AI marketplace will be designed to offer AI as a service. So the implementation of AI compute infrastructure will be done through a public-private partnership model with 50% viability gap funding. So what are the 7 key features of India AI mission? So this pillar will build a high-end scalable AI computing ecosystem to cater to the increasing demands from India's rapidly expanding AI startups and research ecosystem. This center will undertake the development and deployment of indigenous large multimodal models, and this will streamline access to quality non-personal data sets for AI innovation. It will also promote AI applications in critical sectors. It is conceptualized to mitigate barriers to entry into AI programs. The India AI startup financing pillar is conceptualized to support and accelerate deep tech AI startups. Then safe and trusted AI pillar will enable the implementation of responsible AI projects. Okay. So what is the significance of India AI mission? This mission will further the vision of making AI in India and making AI work for India, and it will elevate India's global competitiveness as well. So it will drive forward creativity and enhance our internal capabilities, safeguarding India's technological autonomy. It will also generate employment opportunities as well. Okay. So what are the changes which have been introduced by Ministry of Electronics under the AI mission? Of course, the annual turnover requirements have been lowered. The experience criteria has been mentioned, in which now the companies will have to demonstrate prior experience in providing AI services. Bidders will also be required to source components from local suppliers. All AI services will be delivered from data centers within India. So this will facilitate greater participation from smaller firms so as to enhance the AI landscape in India. Okay. So the next topic is trachoma. This topic is important for your social issues. So World Health Organization has declared that Government of India has eliminated trachoma as a public health problem, becoming the 3rd country in the Southeast Asia region to achieve this milestone. So trachoma is a bacterial infection which affects the eyes. It is contagious. It causes irreversible blindness. It is found in communities which are living in poor environmental conditions. WHO has termed trachoma as a neglected tropical disease, and Government of India launched the National Trachoma Control Program in 1963. And as a result, in 2017, India was declared free from infective trachoma. So National Trachomatis Trachiasis survey was also carried out in 200 endemic districts of the country, and it was part of the mandate which was set up by WHO to declare that India has eliminated trachoma as a public health problem. So this survey was conducted between 2021 and 2024, and to eliminate trachoma as a public health concern, WHO has recommended the SAFE strategy. So 17 other countries have also eliminated trachoma, okay, apart from India. So the next topic is ASEAN. This topic is important for your international relations. So PM Modi is set to travel to Laos to strengthen India's strategic ties with Southeast Asia.
So ASEAN is a intergovernmental organization of 10 Southeast Asian countries. It was established in 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration. It aims to promote economic and security cooperation among its 10 members. Its secretariat is located in Jakarta, that is in Indonesia. And what is the ASEAN Summit? It is basically ASEAN meeting annually to discuss regional issues and set policy directions. Then there is ASEAN Coordinating Council, which oversees the implementation of ASEAN agreements and decisions. Then we have this ASEAN Secretariat, which supports and facilitates ASEAN's activities and initiatives. Then the decision making is done through consultation and consensus. So the next topic is MACE Observatory. This topic is important for your science and tech section. So recently the MACE Observatory has been inaugurated by the Secretary of Department of Atomic Energy and Chairman of Atomic Energy Commission at Hanle, Ladakh. So MACE Observatory stands for Major Atmospheric Cherenkov Experiment, and this observatory is the largest imaging Cherenkov telescope in Asia. It is located at an altitude of 4,300 meters at Hanle, Ladakh. It is Asia's largest and world's highest imaging Cherenkov observatory. This project aims to foster international collaborations, advancing India's contributions to space research, and it is built indigenously by the Bhabha Atomic Research Center. The MACE telescope will observe high energy gamma rays, and it will contribute to the global efforts to understand the most energetic phenomena in the universe like supernovae, black holes, and gamma ray bursts. It will also play a significant role not only in advancing scientific research but also in supporting the socio-economic development of Ladakh. So the next topic is Central Consumer Protection Authority. This topic is important for your governance section. So Ola Electric has recently received a show cause notice from the Central Consumer Protection Authority (CCPA) for alleged violations of consumer rights with respect to misleading advertisements and unfair trade practices. So CCPA was established under the Consumer Protection Act of 2019, and CCPA aims to protect the rights of consumers by cracking down on unfair trade practices and false and misleading advertisements as well. So the nodal ministry is Ministry of Consumer Affairs, and CCPA is empowered to enforce the rights of consumers as a class and prevent violation of consumer rights under this act. CCPA aims to prevent unfair trade practices and ensure that no person engages himself in unfair trade practices. CCPA also ensures that no false or misleading advertisement is made of any goods and services which contravenes the provisions of this act. So CCPA will have a chief commissioner as head and only 2 other commissioners as members. CCPA can make interventions when necessary to prevent consumer detriment arising from unfair trade practices. CCPA has an investigation wing headed by a Director General. CCPA has been granted the powers to take suo motu actions as well, recall products, and order reimbursement of the price of goods or services, cancel licenses, and even file class action suits if a consumer complaint affects more than one individual. So CCPA also has powers to pass orders of discontinuation of practices that are unfair and prejudicial to the consumer's interests and impose penalties in cases of false or misleading advertisements. Okay. So the next topic is Exercise Malabar. This topic is important for your security section. So recently the Naval Fleet Exercise Malabar 2024 was flagged off at the Eastern Naval Command of Visakhapatnam. So what is Exercise Malabar? It was started in 1992 as a bilateral naval exercise between India and the US Navy. It was expanded into a trilateral format with the inclusion of Japan in 2015, and in 2020 Australian Navy joined this exercise and it became a quadrilateral naval exercise then. So it takes place annually in the Indian Ocean and Pacific Oceans alternatively. So complex maritime operations include anti-submarine warfare, surface warfare, and even air defense exercise. So this exercise features participation of various Indian naval platforms including the guided missile destroyers, multi-purpose frigates, submarines, fighter aircraft, and even helicopters. So the next topic is Mount Dhaulagiri. This topic is important for your environment section. So 5 Russian mountaineers have recently lost their lives during an expedition on Mount Dhaulagiri, which is the 7th highest mountain in the world. It has an elevation of 8167 meters above sea level, and it is located in west central Nepal, and it is part of the Himalayan mountain range. So it is also one of the 8,000th, which means the 14 mountains on earth
which are more than 8,000 meters above sea level. So Dhaulagiri in the Sanskrit means white mountain, and it is known for its snowy peaks and glaciers. It is the highest mountain located entirely within Nepal, and it is one of the most challenging mountains to climb because of its difficult terrain and unpredictable weather conditions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.